हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फैंग जो होता है वो अपने लिए एक हाउस रेंट पे लेने के लिए गया हुआ था कि तभी उस पैविलियन में एक ऐसा अनजान बंदा आता है जो कि उसी हाउस को खरीद लेता है जिसे अभी अभी फैंग ने रेंट पे लिया होता है। जिस पे फैंग उससे कहता है कि तुम्हें अपनी औकात में रहनी चाहिए, तुम मेरे लाइन को क्यों कट कर रहे हो। तभी वो बंदा अपनी पावर रिलीज करने लगता है और यहाँ फैंग को पता चलता है कि ये बंदा कोई मामूली कल्टीवेटर नहीं बल्कि ये तो एक ज़ोनडियन रिल्म के लेवल का कल्टीवेटर है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। आगे वो जो शॉपकीपर होता है वो उस बंदे को शांत रहने को कहता है और जो हाउस यहाँ पे फैंग ने पसंद की होती है वो उसे ऑफर करने लगता है। जिस पे वो बंदा यहाँ फैंग से पूछता है कि तुम्हें तो इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अब फैंग को तो यहाँ पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और हमें लगता है कि वो मानो यहाँ पे एक जोरदार फाइट करने वाला है, लेकिन ये उसका गुस्सा तुरंत ही पटाखे की तरह फुस हो जाता है और उससे कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर, मुझे क्या ही ऑब्जेक्शन हो सकता है, तुम इतने हैंडसम हो और इतने ज्यादा टैलेंटेड भी हो, इसीलिए उस हाउस को खरीदने के लिए तुम्हें ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। जिस पे एल्डर उसे ताना मारते हुए कहते हैं कि अभी तुम तो बड़ा गुस्सा कर रहे थे, देख ली मैंने तुम्हारी बहादुरी कि तुम कितने टफ हो, और स्ट्रॉन्ग लोगों का तो काम ही होता है कि वो तुम जैसे वीक लोगों को बुली करते हैं और तुम इसकी बुलीनेस को सहते हुए इसकी चापलूसी क्यों कर रहे हो। और वो शॉपकीपर उस हाउस के लिए तिलिस्मान वाली चाबी उसे दे देता है जिससे वो बंदा वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाते ही यहाँ फैंग फिर से दिखावा करने लगता है कि बड़े आए ज़ोनडियन रिल्म के कल्टीवेटर, और तुम जैसे कईयों को मैंने अच्छा सबक सिखाया है और अगली बार तुम मेरे सामने तो आके दिखाना, तुम्हें पता चल जाएगा कि हम दोनों में से स्ट्रॉन्गर कौन है। अब इतना सब कुछ फैंग तब कहने की हिम्मत करता है जब वो बंदा काफी दूर पहुंच चुका था। अब आगे वो शॉपकीपर यहाँ फैंग से कहने लगता है कि 50 स्पिरिट स्टोन वाला जो हाउस था वो तो चला गया, तो क्यों ना आप 81 स्पिरिट स्टोन वाले हाउस को खरीद लो। जिस पे फैंग वहाँ पे मना कर देता है ये कहते हुए कि अगली बार मैं इसके बारे में सोचूंगा। अपनी पसंद का हाउस को रेंट ना करने के कारण फैंग यहाँ काफी उदास होता है। इस पे एल्डर उससे कहते हैं अगर तुम पैसे खर्च करके ही प्लेजर को पाना चाहते हो तो एक बढ़िया तरीका मेरे पास है। तो फिर वे दोनों एक साथ मार्केट की सैर पे निकल पड़ते हैं जहाँ पे एल्डर को हर 2 कदम पर ऐसे ऐसे ट्रेजर्स दिख रहे होते हैं जिन्हें वो लेने के लिए फैंग से कह रहे होते हैं। सबसे पहले उन्हें क्विक सैंड का तलिस्मान दिखता है जो कि वाटर टाइप के डिमोनिक बीस्ट पे यूज किया जा सकता है। तभी उन्हें एक दूसरा फ्लाइंग क्लॉड तलिस्मान भी दिख जाता है। वो इन सबको देख करके फैंग से खरीदने के लिए कह रहे होते हैं, जिसमें फैंग उनसे कहता है कि इतनी सारी चीजें खरीदने की जरूरत नहीं हो, लगता है कि आप शॉपोहॉलिक हैं। शॉपोहॉलिक उन्हें कहते हैं जो बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। तभी उन्हें एक वाइल्ड आइस फ्रूट दिखता है। इसमें फैंग उनसे कहता है कि वो दोनों तलिस्मान तो ठीक हैं, लेकिन इस वाइल्ड आइस फ्रूट का मैं क्या करूँगा। जिस पे एल्डर अब फैंग को मस्का लगाने लगते हैं और उससे कहने लगते हैं कि प्लीज इस आइस फ्रूट को मेरे लिए खरीद लो। जिसमें फैंग उनसे कहता है कि अगर अगली बार आपने इस तरह की जिद करने की कोशिश की तो मैं आपके उस जार को तोड़ दूंगा जिसमें आप अब तक इतने सालों से रहते आ रहे हो। जिस पे एल्डर उससे कहने लगते हैं कि प्लीज ऐसा मत कुछ करना, क्योंकि मैं इन चीजों को तुम्हें इसलिए लेने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें यूजफुल हैं। एल्डर उन्हें कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है तो मैं इसे साबित करके दिखा सकता हूँ कि ये सारी चीजें यूजफुल हैं। कि तभी फैंग को एक ऐसी चीज पे नजर पड़ती है जो उसकी सबसे पसंदीदा चीज है। ये उसकी फेवरेट आइडल की जिसका वो सबसे बड़ा फैन बॉय है, इसकी एक स्टैचू है। और वो बड़े ही प्यार और गौर से उस स्टैचू को देख रहा होता है और अपने हाथ पैर जोड़ते हुए उस शॉपकीपर को कहता है कि वो उसे कुछ कम दामों में इसे दे दे। इसमें एल्डर इस स्टैचू को उसे लेने के लिए मना करता है क्योंकि यहाँ फैंग को स्काई मेंडिंग पिल के लिए कुछ मटेरियल्स खरीदने की जरूरत होती है और अगर वो अपने सारे पैसों को इस स्टैचू को खरीदने में लगा देगा तो फिर उस पिल के खरीदने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ फैंग उसे खरीदने के लिए इतनी मिन्नतें करने लगता है कि वो शॉपकीपर ये कहते हुए कि जाओ जाओ तुम इसे ले जा सकते हो, वो स्टैचू को उसे दे देता है। कि तभी उस मार्केट में कुछ बंदे एक शॉपकीपर से लड़ रहे होते हैं क्योंकि उस शॉपकीपर ने उस बंदे को फेक मैजिक वेपन बेच दिया था। अब इनकी इसी बहस को सुनकर के फैंग भी वहाँ पे आ जाता है जहाँ पे शॉपकीपर उस बंदे को बता रहा होता है कि इसे बड़े एक्सपर्ट ने अच्छे से रिफाइन किया है, आखिर मैजिकल वेपन जो मैंने तुम्हें बेचा है ये फेक कैसे हो सकता है। अब फैंग उन दोनों को वहाँ पे शांत करवाता है और उनसे कहता है कि क्या वो उस मैजिक वेपन को देख सकता है। जिस पे एल्डर उस वेपन को देख करके बताते हैं कि ये कोई फेक वेपन नहीं हो सकता। इसके ब्लेड के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किए गए हैं वो काफी ज्यादा स्पिरिचुअल और रेमनेंट है।
जिसपे फैंग उस बंदे को समझाने की कोशिश करने लगता है कि इस वेपन को एक एक्सपर्ट ने रिफाइन किया है, तो ये फेक कैसे हो सकता है। इसी बात का वो फायदा उठाने की कोशिश करता है और उस शॉपकीपर से कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो क्यों न इस मैजिक वेपन को तुम मुझे बेच दो कुछ डिस्काउंट लेकर के। जिसमें बंदा कहता है कि मैं तो यहाँ पे ठगा जा चुका हूँ, अब तुम भी यहाँ ठगने जा रहे हो, क्योंकि कुछ लोग कहते तो हैं कि वेपन्स को एक्सपर्ट ने रिफाइन किया है, लेकिन आजकल के एक्सपर्ट्स ना उतने रिलायबल नहीं होते हैं। जिसपे वो शॉपकीपर अब गुस्से से उस बंदे से कहता है कि अगर तुम्हें इसे नहीं खरीदना है तो तुम जा सकते हो, मैं इसके लिए कोई और ग्राहक ढूंढ लूंगा। आगे वो फैंग से पूछता है कि तुम इसे कितने में खरीदना चाहते हो। इसपे फैंग वहाँ पे 3 लो लेवल के स्पिरिट स्टोन्स रखता है और उस वेपन को लेकर के चलता बनता है कि तभी बाद में उस शॉपकीपर को ये रियलाइज होता है कि ये बंदा तो मेरे इस मैजिकल वेपन्स को कौड़ी के दाम में खरीद कर ले गया। अब अगले सीन में यहाँ पे एल्डर के साथ साथ फैंग उसी वेपन के फैंटम ब्लेड को बड़ी गहराइयों से देख रहे होते हैं और फिर फैंग एल्डर से पूछ रहा होता है कि आखिरकार इस वेपन को आपने मुझे खरीदने के लिए क्यों कहा। जिसपे एल्डर उसे बताते हैं कि ये एक हाई ग्रेड का स्पिरिट लेवल मैजिकल वेपन है। हालांकि ये अभी थोड़ा डैमेज है, लेकिन इसकी पावर बिल्कुल एक स्पिरिचुअल लेवल के मैजिक वेपन के बराबर है। जिसपे फैंग अब उनसे पूछता है कि आखिर इसे यूज कैसे कर सकते हैं। जिसपे एल्डर उसे कहता है इसे यूज करने के 2 तरीके हैं, एक बड़ी खबर सुनना चाहोगे या एक अच्छी खबर सुनना चाहोगे। जिसपे फैंग उनसे कहता है कि यहाँ गोल गोल बातें मत करिए, दोनों चीजें एक साथ ही बता दीजिए। जिसपे एल्डर उसे कहते हैं कि गुड न्यूज ये है कि ये अब भी काम करता है और बैड न्यूज ये है कि इसकी मैजिक फॉर्मेशन जो है वो डैमेज हो चुकी है, जिसकी वजह से ये तुम्हारे ट्रू एसेंस को पहले से भी ज्यादा कंज्यूम करेगी। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो तुम्हें इसे पहले रिपेयर करना होगा। अब यहाँ फैंग को ये पछतावा हो रहा होता है कि उसने यहाँ 3 स्पिरिचुअल स्टोन्स को खर्च कर दिए सिर्फ इस डैमेज मैजिकल वेपन को खरीदने के लिए। सो आज का सारा दिन ही तो उसके लिए एक बैड लक की तरह गुजरा है, लेकिन फिर वो ये ठान लेता है कि कोई बात नहीं, वो इसे रिपेयर करके ही रहेगा। तभी अचानक से यहाँ फैंग किसी को बातें करते सुनता है। वो किसी प्लान के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि ताइची एकेडमी से रिलेटेड है। अब ये ताइची एकेडमी वही होती है जहाँ पे नान गुआन अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करती है और ये लोग उसी हंटिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं जहाँ पे नान गुआन गई है। अब ये एल्डर्स उनके बारे में बात कर रहे होते हैं कि जो ग्रुप ताइची एकेडमी से उस हार्ट ईटिंग इंसेक्ट को मारने के लिए गए हैं। अब यहाँ फैंग उनके बीच के हो रही पूरी बात को तो सुन नहीं पाता है, इसलिए वो एल्डर से कहता है कि वो उनकी बात को जाकर के सुने कि आखिर वो लोग किस प्लान के बारे में बात कर रहे हैं। अब चूंकि एल्डर तो इनविजिबल होते हैं और सिर्फ फैंग के अलावा उन्हें और कोई नहीं देख पाता, इसलिए वो 2 बंदे क्या बातें कर रहे हैं ये सुनने के लिए एल्डर उनके पीछे चले जाते हैं। अब यहाँ उनकी बातों से पता चलता है कि उस हार्ट ईटिंग इंसेक्ट को मारने के लिए कई सारे ग्रुप एकेडमी से गए हैं और ये दोनों बंदे बस एक खास टाइम का इंतजार कर रहे हैं और उनका मकसद यहाँ नान गुआन को जान से मारना है। इसके लिए वो उसे सबसे पहले जिंदा पकड़ना चाहते हैं। अब आगे एल्डर इस बात को बताने से पहले यहाँ फैंग से पूछता है कि क्या तुम सच में इनके मामले में टांग अड़ाना चाहते हो। जिसपे फैंग उनसे कहता है कि चाहे वे दोनों बंदे अपने कल्टीवेशन के किसी भी लेवल पे हो, मैं इस मामले में जरूर टांग अड़ाऊंगा क्योंकि ये मामला नान गुआन से जुड़ा है और मैं ये जान करके भी इसे आसानी से इग्नोर नहीं कर सकता। जिसपे एल्डर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों बंदे काफी ज्यादा एडवांस हैं, साथ ही उस हार्ट ईटिंग इंसेक्ट से डील करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होने वाला है। तो क्या तुम अभी उसे बचाने के लिए जाना चाहोगे। कि तभी यहाँ फैंग को एक आइडिया सोचता है और वो जेड पैविलियन की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि जिस बीस्ट को मारने के बाद उसके मुंह से एक फीमेल कॉस्ट्यूम निकला होता है, वो उसे मेल कॉस्ट्यूम में चेंज करवाने के लिए जेड पैविलियन जाता है। जिसपे वहाँ का शॉपकीपर उसे बताता है कि इसमें काफी पैसे लगेंगे और साथ ही काफी ज्यादा टाइम भी देना होगा। जिसपे फैंग उससे कहता है कि चाहे तुम जितने भी पैसे ले लो, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, तुम्हें ये जल्द से जल्द करना होगा। अब यहाँ स्पिरिट स्टोन्स के बदले में फैंग के पास जितने भी ट्रेजर्स होते हैं जो उसने हाल ही में गेन किया था, सारे के सारे ट्रेजर्स को उन शॉपकीपर को दे देता है और उसे ये कहता है कि अगर 3 दिनों के अंदर मैं यहाँ पे आ करके इसके पैसे ना दे सका तो मेरे सारे ट्रेजर्स को तुम उस जेड कोड में डायरेक्टली सेल कर देना। अब शॉपकीपर भी इसके लिए मान जाता है क्योंकि ये सारे ट्रेजर्स काफी रेयर होते हैं। लेकिन यहाँ शॉपकीपर उसे बताता है कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इस आउटफिट को चेंज करने के लिए उसे व्हाइट फॉस्फोरस बोन पाउडर की जरूरत होगी, लेकिन ये पाउडर इस पूरे सिटी में आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। जिसपे एल्डर यहाँ फैंग को बताता है कि ये जो फॉस्फोरस पाउडर की बात कर रहे हैं कि ये जरूर उन दोनों लोगों ने ही खरीद लिए होंगे, इसीलिए इस पूरी सिटी से ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है।
जिसमें फैंग उसे शॉपकीपर से कहता है कि तुम इसकी तैयारी करो, मैं उस पाउडर को लेकर के अभी आता हूँ। जिसपे एल्डर यहाँ फैंग से कहने लगता है कि क्या वो लड़की नान गुआन इतनी वर्थ है जिसे बचाने के लिए तुम अपनी लाइफ को डेंजर में डालने जा रहे हो। और एल्डर के इतना कहते ही ये एपिसोड यही फिनिश होता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड।